हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसमें जनरल साइंस हमें करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं जनरल साइंस। इसके लिए जनरल साइंस में आपको चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं वो बता देती हूँ। तो जनरल साइंस से हमारे लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। 2025 का जो भी पेपर हुए हैं ABCDE ग्रुप में, उसमें 5 क्वेश्चन इसके देखे गए हैं, जिसमें से 2 फिजिक्स में से, 2 केमिस्ट्री में से, 1 बायोलॉजी है या 2 बायोलॉजी, 2 केमिस्ट्री, 1 फिजिक्स में से आ रहा है। ठीक है। और इसका जो सिलेबस है, हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको पहले इसका सिलेबस बता देती हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि एनसीईआरटी में जो 9th 10th की जो बुक दे रखी है, उनमें से कौन सा चैप्टर है आपको तैयार करना है। तो साथ साथ आप एनसीईआरटी का वो चैप्टर पढ़ते जाएंगे और मैं अपने खुद से तैयार किए हुए जो नोट्स हैं, उन नोट्स से आपको पूरी एनसीईआरटी साइंस है वो अच्छे से क्लियर करा दूंगी और आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन 5 सही हो जाएंगे। और साइंस है, आप भी इस बार के पेपर में आपने देख ही लिया होगा कि फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, आप 3-4 बार इसका रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सिलेबस एनसीईआरटी साइंस का। साइंस के लिए सिलेबस में 3 पार्ट होते हैं इसके। केमिस्ट्री होता है, एक फिजिक्स होता है और एक बायोलॉजी एनवायरमेंट होता है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपके 3 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो है पहला केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण दे रखा है, जो कि क्लास 10th की जो बुक है एनसीईआरटी, उसका चैप्टर नंबर 1 है। तो आप साथ में अपने चैप्टर भी नोट कर लेना और इन चैप्टर से आप साथ साथ में रीडिंग भी लगा लेना। ठीक है। दूसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु व अणु। परमाणु अणु कौन सा है? क्लास 9 का जो है क्लास है, उसमें चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, तीसरा इसका चैप्टर है। कार्बन एवं उसके यौगिक, तीसरा इसका सिलेबस में पॉइंट है। क्लास 10th का है चैप्टर नंबर 4। ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इसमें परमाणु व अणु वाला जो टॉपिक है उसको यहाँ से शुरू करने वाले हैं। अब हम फिजिक्स में देख लेते हैं फिजिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। फिजिक्स में आपके 2 टॉपिक दे रखे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। एक टॉपिक दे रखा है आपका बल व गति के नियम, जो क्लास जो 9th है उसकी चैप्टर नंबर 9 और 10, यानी बल और गुरुत्वाकर्षण बल 2 दे रखे हैं, तो हमको दोनों चैप्टर तैयार करने हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है इसका वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा, जो क्लास 9th की चैप्टर बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 11 इसमें दे रखा है। फ्रेंड्स, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना और आप उस पर हाईलाइट भी कर लेना, ताकि साथ में आप एनसीईआरटी का भी एक बार रिवीजन कर लो। बायोलॉजी एवं एनवायरमेंट, बायोलॉजी के अंदर ही मान सकते हैं एनवायरमेंट को, या फिर आप अलग भी टॉपिक ले लो, एक ही साथ आता है ये। इसमें अपना टॉपिक दे रखा है एक तो बायोलॉजी में टिश्यू यानी ऊतक, जो क्लास 9th की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, जो क्लास 10th की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 7 इसमें दे रखा है। अगला टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी और एवोल्यूशन है वो वंशागति एवं जैव विकास, क्लास 10th की जो चैप्टर बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 9 है। अगला टॉपिक है जो कि एनवायरमेंट से लिया हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये टॉपिक फ्रेंड्स आपको क्लास 10th की बुक है, उसमें चैप्टर 16 में दे रखा है और 9th की लास्ट चैप्टर है वो भी इसमें दे रखा है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट पर्यावरण संरक्षण, जो क्लास 10th की बुक है, चैप्टर नंबर 15 है, उसके अंदर इसको दे रखा है। बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जैव विविधता व सतत विकास, इसका लास्ट टॉपिक है, जो क्लास 10th की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर जो 16 है उसके साथ ही इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और जैव विविधता उसी में से दे रखा है, लेकिन जैव विविधता वाला टॉपिक मैं आपको 12th की जो बुक है उसमें से करवाऊंगी, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे से दे रखा है। ठीक है। तो आपने फ्रेंड्स ये तो देख लिया सिलेबस, और सिलेबस में से आपके इस बार भी 5 क्वेश्चंस आए हैं, और आप अगर इन क्वेश्चंस इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, पढ़ लेते हो, 3-4 बार अगर आप पढ़ लेते हो, तो पहले एक बार आप एनसीईआरटी उसकी रीडिंग लगा लो। साथ में मैं आपको जो पढ़ाऊंगी डेली,
उसको मैं आपकी उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगी, और पीडीएफ के साथ आपको उस पीडीएफ को पढ़ना है, और साथ में आपको वापस में एक दो बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो देख लो, और आप अपने नोट्स, खुद के नोट्स अगर चाहो तो बना लो, और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप इनको भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला टॉपिक हमारा चालू करते हैं परमाणु और अणु, जो कि टॉपिक हमारा है परमाणु व अणु। परमाणु व अणु जो क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, उसमें हमारा जो चैप्टर दे रखा है चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, अब इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं परमाणु। परमाणु है वो क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये हम सबसे पहले देखेंगे। साथ में आपको जो क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं जिस भी चैप्टर में से अभी तक, वो क्वेश्चन भी इसके साथ में मैं कराती जाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है किस तरह से इसमें बनते हैं। परमाणु, महर्षि कनाड हुए थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, और अंत में जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होंगे वह अविभाज्य रहेगा, और उस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहा था। सबसे पहले किसने बताया था? कनाड ने। किसके बारे में? परमाणु के बारे में। ठीक है, और एक सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई भी परमाणु होती है, यानी जो परमाणु होता है वो ऐसी सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसको आगे आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य होता है परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनको हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे जल है, दूध है, कोई भी पदार्थ है जो भी पृथ्वी में, जैसे नमक है, ये सब क्या है? पदार्थ है जो किससे बने होते हैं? अणु और परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। आगे है, इसके बारे में जो डिटेल में बात की थी वो थी जॉन डाल्टन ने। डाल्टन ने सबसे पहले इसको परमाणु नाम दिया था, यानी कनाड ने तो बताया था कि एक अविभाज्य कण होता है जिसको उन्होंने कहा था कि शायद ये परमाणु हो सकता है, लेकिन जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु नाम इसको दिया था। द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, उन्होंने बताया था कि जो द्रव्य है उनको आगे विभाजित किया जा सकता है, यानी पदार्थ होता है उसको तोड़ा जा सकता है, जिसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया था। यानी जो सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे आगे नहीं विभाज्य किया जा सकता या नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, बोरोन है, कार्बन है, ये होते हैं सूक्ष्मतम कण जिनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, उनको हम परमाणु कहते हैं। 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत। और उन्होंने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि सभी द्रव्य तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यानी कोई भी द्रव्य पदार्थ क्या होता है? तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक होते हैं, या कई चीजों का मिश्रण हो सकता है। जैसे आप नमक है, नमक एक यौगिक होता है जो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है। H2O होता है, H2O एक तत्व होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। या फिर नमक में हम जैसे जल को मिला दें तो जल और नमक मिलके क्या बनाते हैं? एक मिश्रण बना लेते हैं। तो इसको क्या है, लेकिन ये सब बने किससे होते हैं? सूक्ष्मतम कण होता है, जैसे जिसमें सोडियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इनसे मिलकर, ये सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है वो एक ऐसी सूक्ष्मतम इकाई से बना होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे ही हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया था? सभी द्रव्य तत्व यौगिक या मिश्रण जो सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत की उन्होंने आगे बहुत अच्छे से व्याख्या की थी, पूरी व्याख्या, मतलब एक लाइन में अगर आपको पूछ लेते कि डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, और इसके बारे में उन्होंने ये बताया था। लेकिन आगे इसकी जो विवेचना, व्याख्या उन्होंने की थी, इसके लिए उन्होंने कई पॉइंट्स दिए थे। उन्होंने उसमें बताया था कि जो सभी द्रव्य है परमाणुओं से निर्मित होते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। तो ये लाइन उन्होंने पहले बता दी है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं और वही परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
दूसरा पॉइंट दिया इन्होंने, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। यानी परमाणु ऐसे सूक्ष्मतम कण हैं जिनको आगे ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। जैसे आप ले लो, कोई भी द्रव्य ले लिया हमने, NaCl ले लिया, NaCl में दो तत्व परमाणु है, Na और Cl। अब ये जो Na या Cl है, इसको ना तो आगे वापस से इसको कोई बनाया जा सकता है, यानी Na कोई और किसी सूक्ष्म कण से बनकर नहीं बना होता है और ना ही इसका नाश किया जाता है। यानी वापस से जब ये बनेगा, NaCl बनेगा, तो इस NaCl में Na और Cl ही होगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में न तो इनको सृजित करते हैं और न ही इनका विनाश होता है, जैसे होते हैं वो अपनी स्थिति में बने रहते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म है वो समान होते हैं। यानी एक तत्व जैसे NaCl में जितने भी Na के परमाणु होंगे उनका सभी का जो द्रव्यमान समान होगा और इनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। इसी तरह से जैसे क्लोरीन होगा तो उनके परमाणु भी, उसके द्रव्यमान समान होंगे और रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे NaCl में दो हैं, Na है और Cl है, और जैसे हम लिख दें H2O है, तो NaCl है चाहे H2O है, इन दोनों में अलग अलग तो परमाणु है, तो इनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, साथ में उनके रासायनिक गुणधर्म है, यानी उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी अलग अलग होती है। अगला पॉइंट है, इसमें उन्होंने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु है परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं ना, वो आपस में छोटी पूर्ण संख्या, मतलब ऐसा है कोई चीज का हम एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का 1/4 ले लिया, 1/3 ले लिया। संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग करते हैं। अगला है पॉइंट, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होता है। यानी आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका द्रव्यमान अनुपात में पढ़ेंगे कि जो यौगिक होते हैं, एक यौगिक में जैसे NaCl है, NaCl में Na और Cl की जो मात्रा है वो लगभग हमेशा समान ही रहेगी, यानी 1:1 है, तो इसमें 1:1 ही रहेगी, चाहे आप इसका 1 गुना बना लो चाहे इसका 10 गुना बना लो। H2O है, H2O में जैसे 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, तो हमेशा इनकी संख्या 2 हाइड्रोजन की अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु ही रहेगी, है ना। चाहे आप इसके 10 मोल बना लो चाहे 1 मोल बना लो, कितना भी, चाहे 10 ग्राम बना लो, कितना भी लीटर में ले लो, तो भी किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया कि डाल्टन ने परमाणु विज्ञान दिया था और उसकी अच्छे से क्या व्याख्या की थी। परमाणु की जो त्रिज्या है नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। जैसे कोई भी है परमाणु को हम एक गोल घेरा मानते हैं या वृत्त सर्किल मान सकते हैं, जिस सर्कल में इसका जो केंद्र बिंदु होता है उससे इसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है, हम उसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या या हम इसको कहते हैं रेडियस। यही जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में। आप इसको ध्यान रख लें, क्योंकि हो सकता है कई बार NCERT से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻9 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻�9 मीटर नॉर्मली होती है, जो 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। यानी कितना? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर में कितने हो गए? 10⁹ नैनोमीटर। यानी परमाणु की त्रिज्या कितनी हो गई? 10⁹ नैनोमीटर होती है। अब परमाणु होता है, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या होती है, लेकिन इसके जो केंद्र होता है, इसके जो बीच में केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं,
उसको हम नाभिक कहते हैं। उसकी भी एक त्रिज्या होती है जिसकी माप क्या होता है 10 की घात 15 नैनोमीटर, क्योंकि वो परमाणु के अंदर तो छोटा है। तो आप ध्यान रख लेना कि जो ज्यादा त्रिज्या है वो किसकी है, परमाणु की, 10 की घात 9 नैनोमीटर, और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है 10 की घात 15 नैनोमीटर। यानी जो कम त्रिज्या है वो किसकी है, नाभिक की त्रिज्या होती है। कुछ एग्जाम्पल और इसमें भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो भी है कि इनकी त्रिज्या बताई हुई है, तो मिलान के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर। जल का अणु है, उसकी त्रिज्या होती है 10 की घात -9 मीटर। हीमोग्लोबिन है, उसके अणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -8 मीटर। रेत का कण है, उसकी त्रिज्या होती है 10 की घात -4 मीटर। चींटी है, उसकी त्रिज्या होती है 10 की घात -3 मीटर। सेब है, उसकी त्रिज्या होती है 10 की घात -1 मीटर। फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा नीचे नहीं पूछ सकता, अगर आप याद कर सकें तो इनको 3 को याद कर लेना, इनकी कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की, जल के अणु की, हीमोग्लोबिन की, अगर आपको याद हो जाए तो आप याद कर लेना, क्योंकि जल के अणु की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, परमाणु की जो त्रिज्या मानक मानी गई है उसके बराबर होती है। तत्वों के जो परमाणु होते हैं, उनके जो प्रतीक होते हैं, उनको सबसे पहले उनके बारे में किसने बताया था, बर्जीलियस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था, उसने इसमें बताया था। उन्होंने बताया था कि तत्वों को एक प्रतीक के रूप में सुझाव दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कैसे पता चलेगा नहीं तो कि इसका क्या नाम दें, ये कौन सा तत्व है या इसमें कौन सा परमाणु है। जैसे उन्होंने बताया कि कॉपर का नाम उन्होंने साइप्रस दिया, और स्वर्ण का नाम जैसे गोल्ड दिया। तो गोल्ड में क्या होता है कि जैसे पीला कलर होता है तो पीले को हम स्वर्ण कह देते हैं। इसके बाद आईयूपीएसी संस्था जो सबसे बड़ी संस्था हमारी मानी जाती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है एक, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप इसका नाम याद रखेंगे, कई बार नाम पूछ सकते हैं। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे कैसे, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं आपको, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और केमिस्ट्री। आप इतना भी याद रखेंगे तो आपको नाम याद हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि तत्वों के नामों, प्रतीकों एवं मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। क्या करती है, तत्वों को यानी नाम यही देती है। केमिस्ट्री के जो भी तत्व हैं उनके सबके नाम, उनके प्रतीक और मात्रक है, उनको सबको स्वीकृति प्रदान करती है और बताती है कि कौन सा नियम या रूल है जिससे हम तत्वों के नाम दे सकते हैं। तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। इन्होंने ही बताया था कि या तो अंग्रेजी अक्षरों के नामों से बने होंगे या लैटिन नामों से बने होंगे। अगर तत्वों के प्रतीक ज्यादातर उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं, तो पहला अक्षर इनसे सदैव बड़ा अक्षर होता है, कैपिटल में होता है, और दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में इसमें लिखा जाता है। ध्यान रखना, जब तत्वों को जो प्रतीक दिया जाएगा यानी जो परमाणु को नाम दिया जाएगा, उसमें पहला 2 अक्षर अगर होंगे तो पहला अक्षर बड़ा होगा, दूसरा स्मॉल अक्षर होगा। जैसे हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम में पहला अक्षर बड़ा ए और छोटा अक्षर एल, एल्युमिनियम, ठीक है। तो क्या इससे लिया है इसमें एलू ए एल, तो ए बड़ा और एल इसमें छोटा लिया है। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ए भी बड़ा ले लो, एल भी बड़ा लिख दो। कोबाल्ट 2 से मिलकर होना है, CO को पहला अक्षर लिया है, इसका पहले शब्द से लिया है जिसमें C बड़ा लिया है और O इसमें छोटा लिया है। क्लोरीन भी C और L से मिलकर बना होता है। C
और के और ले यानी सी और ले एल से मिलकर बना होता है, जिसमें सी बड़ा और एल छोटा होता है। जिंक है, जिंक में जेड और एन है, जिसमें जेड बड़ा और एन छोटा होता है। तत्व के प्रतीक लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में भी उनके नामों से बनते हैं। अधिकतर तत्वों के प्रतीकों को अंग्रेजी नामों से दिया जाता है। जिन तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी नामों से नहीं बन पाते हैं उनको लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में भी उनके नामों से बनाया गया है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, लोहा। लोहा का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम। और फेरम इसीलिए इसका प्रतीक क्या बोलते हैं? एफ और ई। इसका प्रतीक क्या है? एफ ई। तो लोहे का प्रतीक क्या मानेंगे हम? एफ ई। लैटिन नाम क्या है इसका? फेरम। ठीक है, आप एक दो बार आप रिवाइज करोगे, याद करोगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। अगला है सोडियम। सोडियम है, इसका नाम है लैटिन नाम नेट्रियम, तो इसको प्रतीक दिया हुआ है Na। इसी तरह पोटेशियम है, पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम। कैलियम का है प्रतीक दिया हुआ है के। क्या प्रतीक दिया हुआ है? के। अब कुछ तत्व जो इंपॉर्टेंट आगे आपको रिएक्शन में भी काम आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली उनमें भी काम आने वाले हैं। तो कुछ तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हम देख लेते हैं, और आप इसको लर्न भी आपको करना है। आप 4-5 बार रिवाइज करना, आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, पहला है कुछ जैसे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी साथ में देखने हैं। हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व होता है आवर्त सारणी का, या फिर जो केमिस्ट्री है उसमें सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन को ही माना गया है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी इसका 1 ही होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार, जिसे हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 ही होता है। हीलियम, हीलियम है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका जो परमाणु भार होता है वो 4 होता है। मतलब ज्यादातर तत्व ऐसे होते हैं जो उनका परमाणु क्रमांक है उसका डबल ही उनका परमाणु भार होता है। कुछ शब्द अब बाद भी होते हैं, यानी जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है लेकिन इसका परमाणु भार 7 होता है। बेरिलियम है, बेरिलियम Be से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और इसका परमाणु भार होता है 9। बोरॉन है, बोरॉन का 5 होता है परमाणु क्रमांक और इसका जो परमाणु भार होता है वो 11 होता है। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार 12 होता है। आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे कार्बन की आकृति कैसे बन रही है? 6 जैसी, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 6 और इसका परमाणु भार इसका डबल होता है, यानी परमाणु भार इसका 12 हो गया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो हमको आकृति कैसे लगेगी इसकी? 7 जैसी, तो 7 है और इसका भी डबल होता है, यानी परमाणु भार इसका 14 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, जैसे इसमें गोला होता है, इसमें 8 में कितने गोले होते हैं? 2, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 8 और इसका परमाणु भार इसका डबल होता है, यानी 16 होता है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और इसका परमाणु भार 19 होता है, यानी 9 से 19। नियोन है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसका परमाणु भार 20 होता है। तो अब फ्रेंड्स 1 से 10 तक परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सके तो आप इसको लर्न कर लेना, क्योंकि 10 तत्व तो आपको इसको याद होने ही चाहिए। जैसे किसमें? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक है। और आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जो सम संख्या होती हैं उनका परमाणु क्रमांक अधिकतर डबल ही होता है। जैसे 2 का 4 हो गया, 4 का उसका 6 का 12 हो गया, 8 का 16 हो गया, 10 का 20 हो गया। लेकिन कुछ अब बाद ये N 7 होता है, 7 का भी परमाणु क्रमांक डबल है, 14 है। और 3 का 7 होता है, 4 का 9 होता है, 5 का 11 होता है। आपको ज्यादा भी अगर याद नहीं हुए तो एक हाइड्रोजन हीलियम का और आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का तो आपको याद करना ही करना है। ये तीनों को आपको जरूर याद करना है। तो कार्बन को आप वापस रिपीट, कार्बन की आकृति कैसी है? कार्बन का प्रतीक क्या है? सी। सी की आकृति कैसी है? 6 जैसी, तो इसका परमाणु भार क्या है? डबल, इसका जस्ट डबल है तो 12। नाइट्रोजन की आकृति कैसी है? एन। एन कैसा लगता है? 7 जैसा, इसका परमाणु भार डबल करेंगे तो क्या हो गया? 14।
ऑक्सीजन है कैसा होता है, ओ कैसा लगता है 8 जैसा, और इसका परमाणु भार इसका डबल हो गया तो कितना हो गया 16। तो आप ये 3 तत्व ऐसे याद कर लेंगे, हाइड्रोजन का याद हो जाएगा। पहला तत्व है 1 है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार भी इसका 1 है। हीलियम है, इसका हाइड्रोजन के बाद तुरंत हीलियम आता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका परमाणु भार 4 होता है, डबल होता है। तो इस तरह से अगर आपको पूरे ये 10 तत्व याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए वो तो आपको लर्न करने ही है। चार्टी में कुछ इंपॉर्टेंट तत्व भी और दे रखे हैं जो कि रासायनिक संरचना में, केमिस्ट्री में, या फिर इनकी कोई भी जो रिएक्शन करने में भी काम में अधिक आते हैं। जैसे सोडियम दे रखा है, सोडियम का प्रतीक बताया था मैंने अभी Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, कितना होता है 23। और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 24, यानी इसका जस्ट डबल होता है। फिर सल्फर है, सल्फर S, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान एक और नंबर है तो आपको अलग से दिख ही जाएगा, 35.5 होता है, यानी इसका 35.5 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। कैल्शियम है, कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40। तो ये मैंने आपको जो 3 तत्व उधर बताए थे, 5 तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, ये तो आपको लर्न करने ही है, क्योंकि इन तत्वों से आगे भी हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या है Na प्रतीक, 11 परमाणु क्रमांक और 11 दूनी 22 प्लस 1 23। मैग्नीशियम है इवन नंबर, सम संख्या है, मैग्नीशियम का कितना है 12 तो इसका डबल 24। सल्फर है, सल्फर का इवन नंबर है 16 होता है और इसका डबल कितना 32। क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 अलग ही है, 35.5 आपको पता चल जाएगा। कैल्शियम है, उसका परमाणु क्रमांक 20 है, ये भी इवन नंबर है, इसका डबल हो गया 40। तो आप इन तत्वों के परमाणु क्रमांक, प्रतीक और परमाणु द्रव्यमान या भार आप याद करेंगे। आप 1-2 दिन आप रिवाइज करेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान हालांकि हमारा दे नहीं रखा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इनको आप सीख जाओगे तो आपको आगे जो परमाणु द्रव्यमान अनुपात है वो सब निकालना है, उसके लिए आपको बहुत काम आने वाले हैं। अब देखिए H2O जो जल होता है उसका परमाणु भार टोटल होता है 18। अब देखिए आप H2O में कितने तत्व होते हैं, कौन कौन परमाणु है इसमें, 2 है ना, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब जो नीचे ये पूंछ की तरह लटके रहते हैं, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि इसके कितने जो परमाणु है वो काम में लिए गए हैं। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु काम में लिए हैं इन्होंने 2, और ऑक्सीजन के कितने लिए 1, ठीक है। हाइड्रोजन तो हम अगर 2 लिए काम में तो हम इस तरह से कोष्टक में लगा के इसको लिख देंगे 2, ठीक है, 2 लिख देंगे। और अब इसका देखेंगे हम, इसका परमाणु भार कितना होता है, मैंने बताया था हाइड्रोजन पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है, परमाणु भार भी 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कोष्टक में परमाणु भार प्लस करेंगे। अब लो आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है गोला, गोला कैसा 8 जैसा, 8 परमाणु क्रमांक, तो इसका भार कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 16। अब आप कर लो 2 एकम 2, 16 प्लस 2 कितने हो गए 18। तो इसका कितना परमाणु भर आ गया जल का 18, ठीक है। दूसरा देखें हम, दूसरा देखें CH4 कार्बन, कार्बन की आकृति कैसी होती है, बिल्कुल C कैसी है 6 जैसी, 6, इसका परमाणु भार कितना हो गया 6 का डबल कितना 12, और कितने हैं H के नीचे पूछ लगी है, H कितने हैं 4, तो 4, H का कितना परमाणु भार है 1, तो आप इसको कैलकुलेशन करो 12 प्लस 4, तो 12 और 4 16 हो गए, ठीक है। इस तरह से आपका समझ में आ रहा है आपको। अगला देखते हैं CO2 में वही C में कितने हो गए, अब तो आपको याद हो गया होगा, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12,
और ऑक्सीजन कितने का परमाणु भार कितना होता है, आपने अभी देखा था ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक O की आकृति 8 जैसी, और परमाणु भार इसका डबल कितना हो गया 16। तो कितने अणु हैं इसके, कितने अणु हैं 2, तो हम लिख देंगे 2, परमाणु भार कितना है इसका 16। ठीक है, आप इसका कैलकुलेट करो तो कितना आया 12 प्लस 16 दूनी 32, कितना हो गया बराबर 44, कितना हो गया 44, 44 इसका हो गया। अगला है NH3। NH3 में देखें नाइट्रोजन, और किससे बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो किसकी आकृति कैसी लग रही है हमें, बिल्कुल 7 जैसी। कैसी आकृति लगती है इसकी, 7 जैसी। तो परमाणु भार कितना हो गया, 7 का जस्ट डबल कर लो, कितना 14। ओके, और प्लस हाइड्रोजन, कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के नीचे पूछ के रूप में कौन लटका हुआ है 3, तो कितने अणु हो गए इसके 3, और इसका परमाणु भार कितना होता है 1, तो 14 और 3 कितना हो गए 17। तो इसका अमोनिया का परमाणु भार कितना आ गया 17, सॉरी अणुभार। अगला देखें कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि फ्रेंड्स आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप परमाणु द्रव्यमान निकालना सीख गए तो आप इनका द्रव्यमानों का अनुपात भी निकालना सीख जाओगे। आगे फिर मोल में ग्राम में जो संख्या निकालना सीखेंगे वो भी आप सीख जाओगे। अब देखो कैल्शियम, दो कितने अणु हैं इसमें, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, कितने अणु हो गए 3। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊं कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इसका मैं पीछे आराम से करके देख लेते हैं। अब देखो आपको मैंने बताया था कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20, और इसका फिर परमाणु भार कितना हो गया 40। कितना हो गया इसका परमाणु भार 40, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 40। ठीक है, प्लस करेंगे, कार्बन की आकृति कैसी है 6 जैसी, इसका परमाणु भार कितना हो गया जस्ट डबल 12। ऑक्सीजन के कितनी पूंछ लटकी हुई है 3, तो 3 यहाँ आगे लिख देंगे, और इसके कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो आपने लिख दिया 16। तो टोटल कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32, 16 तिया 48। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 प्लस 48 60 और 40 100, आपका आंसर आ गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार कितना हो गया 100 ग्राम। ठीक है, अब है NaCl। NaCl में कितने कौन कौन से अणु हैं, Na और Cl, 2 अणु हैं। Na का सोडियम का क्या होता है, सोडियम को हमने देखा था, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, और इसका 11 दूनी 22 प्लस 1 कर लेंगे, यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका 23 यानी 23 होता है। और जो क्लोरीन होती है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है 35.5, कितना 35.5। तो आप लिखो यहाँ पे क्लोरीन का 23 प्लस 35.5, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 58.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें हम देख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड में कौन कौन से जो परमाणु हैं 2, मैग्नीशियम और सल्फर। कौन कौन है, मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखा था हमने, सोडियम के नीचे आता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है 12, और इसका परमाणु जो कि इवन नंबर है तो इसका परमाणु भार कितना होता है डबल 24। कितना हो गया 24, हम यहाँ लिख देंगे 24 प्लस सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, और जो इवन नंबर है तो इसका परमाणु भार कितना हो गया द्रव्यमान जस्ट डबल, कितना 16 दूनी 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे फिर 32, और आप 32 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 56 यानी 56 आ जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अणु है जो बड़ा भी है, मैं आपको बता देती हूँ, C6H12O6, यानी इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज का लगभग सबको पता होगा 180 ग्राम भार होता है इसका। कितना परमाणु भार होता है इसका 180 ग्राम होता है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले देखो क्या है इसमें कार्बन। कार्बन की कितनी पूंछ लटकी हुई है 6, तो कितने
कार्बन के परमाणु है 6, तो 6 को हम आगे लिख देंगे और इसका कार्बन कैसी आकृति है 6 जैसी, का डबल परमाणु भार कितना हो गया 12, 6 को 12, 6 के कितने हैं 12 परमाणु भार हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे हम, अब है दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितनी पूछे 12, तो इसके कितने परमाणु हैं 12 है, 12 का, और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है 1, तो 12 को हम 1 से गुणा कर देंगे। प्लस करेंगे हम, तीसरा है O6, तो 6 कितनी पूछा इसकी 6, तो इस कितने अणु परमाणु हैं 6 ऑक्सीजन के, 6 यहाँ पे लिख दिया। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक कैसा है 8 जैसा, 8 का डबल कितना 16, तो आप लिख देंगे इसमें 6 को हम 16 से कैलकुलेट करेंगे। आप जब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 आएगा, और 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 16 को 6 से गुणा करेंगे 96 आ जाएगा, और टोटल हमारा आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज जो होता है उसके 1 मोल में कितना परमाणु भार होता है उसका 180 होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको परमाणु भार निकालना सिखा दिया, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, परमाणु मैंने आपको बताया परमाणु क्या होता है, उनके आपको प्रतीक बता दिए, उनके परमाणु क्रमांक बताए, परमाणु द्रव्यमान है बता दिए। अब हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें 2 नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इससे हमें पता चलेगा कि आगे हमें परमाणु द्रव्यमानों के अनुपात कैसे निकालने हैं, वो भी हम कल निकालेंगे। तो इसके लिए लेकिन आप मैं इसकी PDF आज डाल दूंगी, आप इसको लर्न करके आना, साथ में जो भी प्रतीक और जो भी परमाणु मैंने बताए हैं उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आप कल तक याद कर लेना, ताकि हम जब कल इसको सोल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को और भी लोगों को शेयर करना, ताकि वो अधिक से अधिक, और मेरे चैनल को लाइक कर लेना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और अच्छे से मिल सके, और आगे मेरे चैनल को जो भी और भी नहीं जुड़ना चाहते हैं उनको सब्सक्राइब करा देना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। मैंने आपको बता दिया है, अगर हो सके तो आप उसको थोड़ा सा NCERT में से भी पढ़ लेना। थैंक यू।